लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आइंस्टाइन एडवांस डेमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका था, जहाँ पर अभी के लिए आइसफील्ड नाम की एक जगह पर टेलीपोर्ट हुआ था। इस जगह पर बहुत ही कम रिसोर्स थे एंड बहुत ही खतरनाक बीस्ट थे। ऐसे में उसके लिए यहाँ पर सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। अब वक्त आ गया था उसकी आर्मी में रिपोर्टिंग का। इस वजह से वो डफने के लिए रवाना हो जाता है। कुछ दिनों बाद फाइनली वो डफने वॉरशिप पर पहुंच गया था, जहां पर वो अपने टीम लीडर एंड वाइस टीम लीडर को देखता है। अब आगे उसके टीम लीडर का नाम शेंजिन था, तो वाइस टीम लीडर का नाम ल्यू मिंग था। हानशान उन दोनों से मिलकर इतना तो समझ गया था कि ये दोनों कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि बहुत अजीब हैं। शेंजिन हानसन से कहता है, तुम्हारे यहाँ पर आज नई रिपोर्टिंग हुई है, ऐसे में तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है एंड खुद को एकदम रिजर्व कर भी मत रखना। हम लोग एक टीम है, ऐसे में हमारा घुलना मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइंस्टाइन उनकी बातें सुन ही रहा था, तभी उसकी नज़रें कुछ वॉर मशीन्स पर पड़ती हैं। आइंस्टाइन उन्हें अच्छी तरह से पहचानता था। ये काफ़ी एक्सपेंसिव एंड पावरफुल वॉर मशीन थी। ऐसे में आइंस्टाइन समझ गया था कि ये डफने नाम का वॉरशिप कोई नॉर्मल वॉरशिप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतने पावरफुल वॉर मशीन जो हैं। ऐसे ही बातें करते करते वो लोग फाइनली किचन में आ गए थे। आइंस्टाइन काम पर लग जाता है, पर तभी उसकी नज़रें शेंजिन पर पड़ती हैं, जो अभी के लिए एक वीडियो देख रहा था। आइंस्टाइन उससे पूछता है, आखिर आप कौन सी वीडियो देख रहे हैं? तो शेंजिन कहता है, मैं अभी के लिए किलिंग किक्स वाली वीडियो देख रहा हूँ। वहीं वाइस लीडर कहता है, हमारे टीम लीडर हमेशा से उड़ना चाहते थे, ये इनका सपना है। आइंस्टाइन भी उस वीडियो को देखने लगता है एंड थोड़ी देर में उसे समझ आ जाता है कि ये उसकी ही वीडियो है। शेंजिन कहता है, ये अपोनेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये 8वीं किक मारने में कामयाब हुआ है, क्या ये ऑसम नहीं है हानशान? तो इस पर हानशान कहता है, हाँ ये बिल्कुल ऑसम है, लेकिन अगर आप उड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। हानशान ने ये बात मन ही मन कही थी। थोड़ी देर बाद शेंजिन उसके पास आता है एंड उसे एक रिपोर्ट देते हुए कहता है, तुम ये रिपोर्ट लेकर कैप्टन के पास जाओ, हमें इस पर उनके साइन चाहिए। हानशन वो रिपोर्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर शेंजिन वाइस लीडर के साथ किलिंग किक्स की प्रैक्टिस करने लगता है एंड बेचारे वाइस लीडर की हालत वक्त के साथ बद से बदतर होती जाती है। हानशन वहाँ से रिसेप्शन पर आता है एंड उनसे कैप्टन के ऑफिस के बारे में पूछता है। तो इस पर वो लोग हानशन को कैप्टन के ऑफिस के बारे में बता देते हैं कि वो किस डायरेक्शन में है। आइंस्टाइन उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। अभी के लिए वो थोड़ा नर्वस था, क्योंकि ये डफने नाम की वॉर मशीन का कैप्टन ज़रूर कोई नॉर्मल इंसान नहीं होगा, ये बात वो जानता था। इस वजह से उसे थोड़ी नर्वसनेस फील हो रही थी। आइंस्टाइन ऑफिस के बाहर पहुंचकर दरवाज़ा खोलता है एंड जैसे ही ऑफिस के अंदर एंटर करता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ऑफिस में एक चेयर पर यानरन बैठी हुई थी। हानशन यानरन को वहां देखकर शॉक में चला गया था। तो खुद चेक करता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है। तो हानशन के अजीब से बिहेवियर से यानरन थोड़ा परेशान हो गई थी। हानशन अपनी आंखें मलकर भी देखता है एंड फाइनली उसे समझ आ जाता है कि वो सपना नहीं देख रहा है। यानरन कहती है, सॉरी हानशन, मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना ही तुम्हें इस डफने वॉर मशीन पर असाइन करवा दिया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी तुम्हें सिर्फ कुकिंग टीम में असाइन करवा पाई हूँ। तो इस पर हानशन उसे हक कर लेता है। अभी के लिए यानरन काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अपनी इसी परेशानी के साथ वो कहती है, मैं जानती हूँ कि ये गलत है एंड मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी चाहिए थी। यहाँ पर मेरा सेल्फिश मोटिव था एंड उसकी वजह से आज तुम कुकिंग टीम में असाइन हो गए हो, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा दिन दूर भी नहीं रह सकती थी। तो इस पर हानशन उसे किस कर कहता है, मुझे तुम्हारे इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानरन जल्दी से उसे रोकती है एंड कहती है, इस जगह पर कैमराज हैं, तुम्हें यहाँ पर ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। तो हानशन उसे घूर कर कहता है, लेकिन तुम तो इस वॉरशिप की कैप्टन हो, ऐसे में आखिर कोई तुम्हें कैसे मॉनिटर कर सकता है? तो इस पर यानरन कहती है, मैं इसकी कैप्टन ज़रूर हूँ, लेकिन ये वॉरशिप कोई नॉर्मल वॉरशिप नहीं है, इसे अर्थ की गवर्नमेंट का सपोर्ट हासिल है। ऐसे में अभी के लिए इस वॉर मशीन पर बहुत से रिसर्चर्स हैं जो मुझसे भी ज़्यादा पावर रखते हैं।
ऐसे में वो लोग मुझे मॉनिटर कर सकते हैं। आयशन इस बारे में सोचने लगता है। आयशन को अभी के लिए समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अर्थ की गवर्नमेंट क्रिस्टल क्लैन को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने अपने इतने सारे एक्सपर्ट डफने नाम की इस वॉर मशीन पर भेजे हैं। तो यैनरन कहती है, क्रिस्टल क्लैन एक एंशंट और बहुत ही पावरफुल क्लैन था। उन लोगों के पास स्पिरिचुअल पावर थी जिसकी वजह से वो अपने माइंड से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते थे। ये कहकर वो हाइंशन को अभी के लिए क्रिस्टल दिखाती है एंड उसे सीधा हाइंशन के माथे पर लगा देती है। हाइंशन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या कर रही हो। तो इस पर यैनरन वहीं रखी एक नोटबुक उठाती है एंड उसके पेजेस पलटते हुए कहती हैं, इस नोटबुक के 13 पेज पर एंड तीसरी लाइन में मौजूद 6th वर्ड क्या था। आयशान कहता है, तुम इतनी तेजी से पेज पलट रही थी, आखिर मैं कैसे देख सकता था। लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ ट्रिगर होता है एंड वो शौक के साथ कहता है, नहीं नहीं, मुझे वर्ड याद है, वो वर्ड ब्लैक था। आयशान अभी के लिए देखकर शॉक हो गया था कि एनरन जब इतनी तेजी से पेज पलट रही थी तो भी आखिर उसने वो वर्ड कैसे देख लिया एंड देख लिया तो देख लिया, उसे वो वर्ड याद कैसे रहा। तो इस पर यैनरन कहती है, यही उन क्रिस्टल क्लैन वालों की स्पेसिफिक पावर थी। वो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन आज से सैकड़ों सालों पहले वो अचानक से ही एक्सटेंट हो गए थे। आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, यही जानने के लिए अर्थ की गवर्नमेंट ने ये डफने वॉरशिप बनाई है ताकि हम लोग उन पर रिसर्च कर सकें। अभी के लिए तुमने जिस क्रिस्टल का यूज़ किया था ये उन्हीं का एक डिवाइस था। इसकी मदद से वो लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाते थे। हम भी इसका यूज़ कर कर अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें इस क्रिस्टल को अपने बॉडी के टच में लाना होगा एंड एक बार जब ये क्रिस्टल हमसे दूर होगा तो इस क्रिस्टल का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी से लगभग ख़त्म हो जाएगा। हालांकि हमें थोड़ा बेनिफिट मिलेगा एंड जिससे हमारी ब्रेन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन हम जितनी बार इस क्रिस्टल का यूज़ करेंगे उतनी ही इस क्रिस्टल की पावर कम होती जाएगी। ऐसे में हम रैंडमली इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही वो और यैनरन थोड़ी और देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद हाइंशन यैनरन के ऑफिस से बाहर आ जाता है। अभी के लिए वो बहुत ज़्यादा खुश था, फाइनली इतने टाइम बाद उसे यैनरन से मिलने का मौका जो मिला था। अपने ख्यालों में गुम वो चला जा रहा था, लेकिन तब भी अचानक से उसकी टक्कर एक इंसान से हो जाती है। वो इंसान गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है, एक तो तुम सोल्जर हो, इसके बावजूद तुम वॉरशिप पर सीटियाँ बजाते हुए घूम रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं है एक सोल्जर को कैसे रहना चाहिए। इस पर हाइंशन कहता है, इस चीज़ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कि मैं किस तरह बिहेव करता हूँ, एंड वैसे भी ये कॉरिडोर इतना बड़ा है तो आखिर में तुम मुझसे क्यों टकराए, तुम तो साइड से निकल कर जा सकते थे। तो इस पर वो बंदा गुस्से में कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जैसा इंसान मेरी अटेंशन तक के लायक है जो मैं तुमसे टकराऊंगा। अभी के लिए उनकी ये बहस चल ही रही थी, तभी वहाँ पर शेंजिन आ जाता है एंड कहता है, हाइंशन किस तरह बिहेव करता है इससे तुम्हारी मैक आर्मी का कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें अपनी आर्मी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरी कुकिंग टीम के मेंबर को बुली करना चाहिए। तो इस पर वो बंदा कहता है, और तुम्हारा ये सोल्जर सीटियाँ बजाते हुए अजीब तरह से बिहेव कर रहा था, क्या ये सही है। तो इस पर शेंजिन कहता है, ये हम लोगों का स्टाइल है, अगर तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कह सकते हो। उसकी बात सुनकर अभी के लिए इस बंदे को गुस्सा आ गया था, लेकिन वो शेंजिन के साथ कुछ कर नहीं सकता था। शेंजिन हाइंशन को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर वो बंदा मन ही मन कहता है, आखिर एक कुकिंग टीम का लड़का कैप्टन यैनरन के कमरे में कैप्टन यैनरन के ऑफिस में इतनी देर तक क्या कर रहा था, मुझे ये बात जाननी होगी। अगर आज ये शेंजिन बीच में नहीं आता तो मैं ये बात जान लेता। इधर किचन में पहुंचने के बाद हाइंशन कहता है, लीडर आप तो बहुत ही कमाल के हैं। तो इस पर शेंजिन कहता है, वैंग को मेरे कुकिंग टीम के किसी मेंबर को बुली करने का कोई राइट नहीं है। अगर वो ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो मैं बीच में ज़रूर इंटरफेयर करूँगा। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम तो कैप्टन यैनरन को सिर्फ वो रिपोर्ट देने गए थे, तो आखिर में तुम इतनी देर तक उनके ऑफिस में क्या कर रहे थे। तो इस पर हाइंशन बहाना बनाते हुए कहता है, दरअसल वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद कैप्टन ने मुझसे कुछ सवाल पूछ लिए। मैं यहाँ पर नया था, इस वजह से मुझे कुछ पता नहीं था, इस वजह से मैंने ऐसे ही कोई कहानी बना दी, बट कैप्टन ने तुरंत मेरी वो कहानी पकड़ ली
एंड फिर उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट फटकार लगाई। ये सुनकर शेंजन अपना सिर हिलाता है एंड हानशन से कहता है, हानशन देखो, जब तक हम इस वॉर मशीन पर हैं, इस वॉरशिप पर हैं, तब तक वैंग तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन तुम्हें उससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वो बंदा बदला लेने वालों में से है, ना कि किसी भी मैटर को इस तरह छोड़ने वालों में से। हानशन को भी याद आता है कि एन रैन ने उससे कहा था, इस वॉरशिप पर मौजूद हर एक इंसान का बैकग्राउंड बहुत ही पावरफुल है, ऐसे में उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचना चाहिए। हानशन मन लगाकर अपना काम करने लगता है। इस डपने वॉरशिप पर एक टेलीपोर्टर था। हानशन को जैसे ही उसके बारे में पता चलता है, हानशन सीधा एडवांस डेमन वर्ल्ड के लिए टेलीपोर्ट हो जाता है। टेलीपोर्ट होकर वो सीधा आइस केव में आया था। वहीं हानशन को वहाँ पर देखकर एक बंदा शौक के साथ कहता है, हानशन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इस पर हानशन उस बंदे से पूछता है, आखिर तुम कौन हो? तो इस पर वो बंदा बताता है, मैं भी ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल का एक स्टूडेंट था। मेरा नाम ल्यू फैंग है, लेकिन मैं तुम्हारे जितना पॉपुलर नहीं था एंड ना ही तुम्हारे जितना पावरफुल था। तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड इंसान हो एंड तुम्हारा फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट था, लेकिन तुम अब इस जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके हो। ऐसे में यहाँ पर ग्रो करने में तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। हानशन उसकी बातें सुन रहा था एंड समझ भी रहा था। उसकी बातें सुनकर हानशन कहता है, आखिर तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? एक बार अगर हमने उस एरिस्टोक्रेट स्पिरिट को मार दिया एंड उसका शेल्टर हासिल कर लिया, तो फिर हमारे लिए ग्रो करना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। लेकिन उसकी बात सुनकर एक इंसान कहता है, लड़के तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। ये जगह आइस फील्ड है, ना कि तुम्हारे ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल, जहाँ पर तुम कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर कदम कदम पर खतरा है, ऐसे में तुम बहुत इजीली मर भी सकते हो। उसकी बात सुनकर ल्यू फैंग कहता है, हानशन तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो आज से 20 सालों पहले यहाँ पर एक स्केटबॉर्ड रैंक के इवॉल्वर बनकर आए थे, लेकिन इसके बावजूद जब उनका ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ, तब से उनकी लाइफ में ब्लैक डे शुरू हो गया। पिछले 20 सालों में वो खुद को कुछ खास इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, यहाँ तक कि अभी तक उनके पास इतनी पावर भी नहीं है कि वो एक म्यूटेंट रैंक के क्रिएचर को मार सकें। इस वजह से वो अपनी सारी की सारी उम्मीद खो चुके हैं एंड तुम्हें भी डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हानशन भी ल्यू फैंग की बातों को समझ रहा था। वो इतना समझ गया था कि ये बंदा, वो ओल्ड मैन जिसने उससे ये बात कही थी, वो कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज से 20 साल पहले एक स्केटबॉर्ड इवॉल्वर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हुआ करता था। हानशन ने उसकी बातों का बुरा नहीं माना था, लेकिन वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुक भी नहीं सकता था, इसलिए वो शिकार करने के लिए बाहर जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखकर लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानशन नहीं रुकता है। वहीं पर वो मिडल एज इंसान कहता है, जाने दो उसे, वो मरना ही डिज़र्व करता है। उसे अपनी पावर पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है, बहुत जल्द उसका ये घमंड टूट जाएगा। इधर इन सभी चीज़ों से अनजान हानशन म्याऊथ पर बैठा आइस फील्ड में घूम रहा था। तभी उसकी नज़रें एक आइस आर्मर बीस्ट पर पड़ती हैं। हानशन तुरंत म्यू को उस पर हमला करने के लिए कहता है। हानशन का ऑर्डर मिलते ही म्याऊथ सीधा जाकर उस बीस्ट से फाइट करने लगता है। उसने अभी के लिए हानशन का सुपर पेट आर्मर पहन रखा था, इस वजह से म्याऊथ की पावर बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा था उस आइस आर्मर बीस्ट को। लेकिन जब आइस आर्मर बीस्ट देखता है कि वो चाहकर भी म्याऊथ को नहीं हरा पा रहा है, तो आइस आर्मर बीस्ट गुस्से में आ जाता है। अचानक से उसकी पावर बढ़ने लगती है एंड वो बहुत ज़्यादा खूंखार हो जाता है। अभी के लिए उसका पूरा का पूरा अपीयरेंस बदल चुका था। हानशन जब उसे ऐसा करते हुए देखता है, तो वो तुरंत समझ जाता है कि आइस आर्मर बीस्ट अभी के लिए वायलेंट स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एडवांस डेमन वर्ल्ड के क्रिएचर्स के पास एक ट्रम्प कार्ड था, उनकी वायलेंट स्टेट। जब वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते थे, तब वो अपनी स्टेट को यूज़ कर कर अपनी पावर कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते थे। एंड अगर कोई इंसान वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड एक बीस्ट को मार देता था, तो उसे एक वायलेंट बीस्ट सोल मिलती थी, जो उसी रैंक की एक नॉर्मल बीस्ट सोल से बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी। हानशन जल्दी से म्याऊथ को वापस ले लेता है, क्योंकि अभी के लिए म्याऊथ की पावर कम पड़ गई थी। वो इस आइस आर्मर बीस्ट को नहीं हरा सकता था। हानशन अब खुद जाकर उस बीस्ट से फाइट करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई कहता है,
हानशेन संभल कर, वो बीस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हानशेन उस आवाज़ को सुनकर पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर अभी के लिए यांगली खड़ी हुई थी। यांगली को वहाँ पर देखकर हानशेन शॉक में चला गया था। यांगली को लगता है कि उसने हानशेन को अभी के लिए डिस्ट्रैक्ट कर दिया है एंड बहुत जल्द हानशेन इस आइस आर्मर बीस्ट के हमले से मरने वाला है। लेकिन तभी वो देखती है कि हानशेन इस आइस आर्मर बीस्ट को एक ज़ोरदार पंच मारता है एंड उसके एक ही पंच में वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड ये आइस आर्मर बीस्ट मारा जाता है। अभी के लिए अपने सामने जो भी हुआ था वो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। इधर हानशेन यांगली से मिलने आता है। यांगली को समझ नहीं आ रहा था कि हानशेन वो बंदा जिसे वो हमेशा ही नीचा देखता आई थी, वो आज इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया था। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।